सरकारी मिलावट योजना का नया शिकार पेट्रोल है। अचानक से सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ऑटो और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स E20 के फायदे गिनाने लगे। अब सवाल यह है कि अगर नीति सही है तो फिर उसे सही साबित करने के लिए इतनी आक्रामक सोशल मीडिया मौजूदगी की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल बिल्कुल सीधे थे कि पिछले 2 साल में E20 के प्रचार पर कुल कितना खर्चा हुआ है। अब यहाँ सरकार के पास 2 ही रास्ते थे, या तो साफ साफ कह देती कि ऐसा कोई खर्च नहीं हुआ है, या फिर पूरा हिसाब सामने रख देती। पेट्रोलियम मंत्रालय ने खुद जवाब देने के बजाय RTI को 3 सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL के पास भेज दिया। सरकार और सरकारी कंपनियों ने भले ही ये ना बताया हो कि E20 के प्रचार पर कितना पैसा खर्च किया गया है, लेकिन खुद कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया कि उन्हें E20 के समर्थन में कंटेंट बनाने के लिए सीधे पैसे ऑफर किए गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। दूध, दही, पनीर से आगे निकल करके मिलावट योजना में हवा, पानी, धरती, आकाश सब समाहित हो गए। सरकारी मिलावट योजना का नया शिकार पेट्रोल है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल यानी E20 पेट्रोल को पिछले साल ही मंजूरी दे दी गई थी। E20 को लेकर शुरुआत में ही शिकायतें आने लगी थी। किसी ने कहा कि माइलेज गिर गया है, किसी ने बताया कि गाड़ी में नॉकिंग की समस्या आ रही है, तो कोई मेंटेनेंस खर्च बढ़ने की बात कर रहा था। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। ये वो लोग थे जो रोजमर्रा में अपनी बाइक, स्कूटर या कार चलाते हैं और जिनके लिए पेट्रोल की हर बूंद की कीमत मायने रखती है। लेकिन ठीक उसी समय एक दूसरा नैरेटिव भी तेजी से उभरने लगा। अचानक से सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ऑटो और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स E20 के फायदे गिनाने लगे। कोई कह रहा था कि इससे पर्यावरण बचेगा, कोई किसानों की आमदनी बढ़ने की बात कर रहा था, तो कोई ये भरोसा दिला रहा था कि गाड़ियों को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। देखने में ये सब बहुत नेचुरल लग सकता था, लेकिन अगर जरा ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक अजीब सी समानता दिखती थी। शब्द वही थे, दावे वही थे, यहां तक कि हैशटैग भी लगभग एक जैसे थे। यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये सचमुच लोगों की अपनी राय थी या फिर किसी तय स्क्रिप्ट के तहत चलाया गया प्रचार अभियान था। क्योंकि आमतौर पर सोशल मीडिया पर जब लोग अपनी बात कहते हैं तो भाषा, अंदाज और तर्क अलग अलग होते हैं, मगर E20 के मामले में तस्वीर कुछ और ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पहले से तय कर दिया हो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अब सवाल यह है कि अगर नीति सही है तो फिर उसे सही साबित करने के लिए इतनी आक्रामक सोशल मीडिया मौजूदगी की जरूरत क्यों पड़ी। और अगर सच में कोई प्रचार नहीं हुआ तो फिर अचानक से एक ही समय में, एक ही भाषा में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स E20 की तारीफ कैसे करने लगे। जब सोशल मीडिया पर E20 को लेकर के सवाल तेज होने लगे और इन्फ्लुएंसर्स के अचानक सक्रिय होने पर शक गहराया, तो एक सीधा रास्ता था सच्चाई जानने का, वो था RTI। अगर सरकार या सरकारी तेल कंपनियों ने E20 के प्रचार पर पैसा खर्च किया है तो उसका रिकॉर्ड तो मौजूद होगा ही। विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ, किन एजेंसियों को काम दिया गया, किन इन्फ्लुएंसर्स को कितना भुगतान हुआ। इसी सोच के साथ बिहार के RTI एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार ने पेट्रोलियम मंत्रालय से RTI के तहत सवाल पूछे। सवाल बिल्कुल सीधे थे कि पिछले 2 साल में E20 के प्रचार पर कुल कितना खर्चा हुआ है, किन किन माध्यमों में हुआ है, टीवी, अखबार, डिजिटल, सोशल मीडिया, कौन कौन से ऐसे माध्यम थे, प्रचार के लिए कौन सी एजेंसियां और कौन से इन्फ्लुएंसर्स लगाए गए, और सबसे अहम कि उन्हें कितनी रकम दी गई। अब यहां सरकार के पास 2 ही रास्ते थे, या तो साफ साफ कह देती कि ऐसा कोई खर्च नहीं हुआ है, या फिर पूरा हिसाब सामने रख देती। लेकिन हुआ ना तो ये ना तो वो। पेट्रोलियम मंत्रालय ने खुद जवाब देने के बजाय RTI को 3 सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL के पास भेज दिया। इसके बाद जो जवाब आए उनसे शक और गहरा हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा कि मांगी गई जानकारी काल्पनिक है। अब सवाल यह है कि विज्ञापन खर्च, एजेंसियों के नाम और भुगतान का रिकॉर्ड आखिर काल्पनिक
इमेजिनरी कैसे हो सकता है? या तो खर्च हुआ है या तो नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो यही लिखा जा सकता था कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि खर्च ही नहीं हुआ है। दूसरी तरफ भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने तो बिल्कुल अलग ही लाइन पकड़ ली। तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी व्यावसायिक गोपनीयता के दायरे में आती है और इसे देने से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान हो सकता है। यहां मामला और उलझ जाता है, क्योंकि किसी प्राइवेट कंपनी के सीक्रेट फॉर्मूले का सवाल नहीं था, सवाल था सार्वजनिक पैसे के खर्च का। जनता के टैक्स से अगर कोई प्रचार किया गया है तो वो गोपनीय कैसे हो गया? यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक ही आरटीआई, एक ही सवाल, लेकिन 3 सरकारी कंपनियों के 3 अलग अलग जवाब। कोई कह रहा है कि सवाल ही काल्पनिक है, कोई कह रहा है जानकारी तो है लेकिन गोपनीय है। अगर जानकारी है ही नहीं तो गोपनीयता किस बात की है भाई? और अगर गोपनीय है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि सवाल काल्पनिक है? ढेरों सवाल इससे पैदा हुए हैं। आरटीआई कानून तो बना ही इसीलिए था ना, ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता रहे, खासकर तब जब मामला जनता के पैसे का हो। लेकिन यहाँ आरटीआई का इस्तेमाल सच्चाई बताने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई से बचने के लिए होता हुआ दिख रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि सरकार और तेल कंपनियों ने कहीं भी यह सीधा वाक्य नहीं लिखा कि हमने किसी इन्फ्लुएंसर को E20 के प्रचार के लिए पैसा नहीं दिया है। अगर ऐसा लिख दिया जाता तो बहस यहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन जब जवाब गोल गोल घुमाए जाएं, अलग अलग दलीलें दी जाएं, तो शक पैदा होना लाजमी है। सरकार और सरकारी कंपनियों ने भले ही ये ना बताया हो कि E20 के प्रचार पर कितना पैसा खर्च किया गया है, लेकिन खुद कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया कि उन्हें E20 के समर्थन में कंटेंट बनाने के लिए सीधे पैसे ऑफर किए गए थे। इन्फ्लुएंसर्स ने कहा कि उन्हें पीआर एजेंसियों की तरफ से ईमेल और कॉल्स आए। कहा गया कि E20 पर वीडियो बनाइए, इसके फायदे बताइए और बदले में मोटी रकम लीजिए। किसी को 15 लाख का ऑफर मिला तो किसी को 20 लाख तक का। इसके बाद ही वीडियोस की भाषा, वो दावे, वो लाइनें लगभग एक जैसी सुनाई दे रही थी। पर्यावरण का फायदा, किसानों की आमदनी, देश की आत्मनिर्भरता, गाड़ियों का कोई नुकसान नहीं, इसी तरह की हर वीडियो में वही बातें बार बार लगातार। 2 इन्फ्लुएंसर्स अगर एक जैसी बातें कह दे तो उसे संयोग कहा जा सकता है, लेकिन जब 30-40 इन्फ्लुएंसर्स एक ही समय में, एक ही टोन में, एक ही हैशटैग के साथ एक ही नैरेटिव दोहराने लगे तो उसे संयोग नहीं कहा जा सकता है। वो प्रयोग है, वो एक सुनियोजित अभियान होता है। और E20 के मामले में यही हुआ है। इस पूरे प्रचार की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन वीडियोस में सरकार और सरकारी तेल कंपनियों के ऑफिशियल अकाउंट्स को टैग ही नहीं किया गया था, बल्कि इंस्टाग्राम के कोलैब फीचर के जरिए उन्हें जोड़ा गया था। यानी ये पोस्ट सिर्फ किसी इन्फ्लुएंसर की अपनी पोस्ट नहीं थी, बल्कि आधिकारिक अकाउंट्स की मंजूरी और भागीदारी के साथ सामने आई थी। यहीं से सवाल उठता है कि अगर सरकार कह रही है कि उसने पैसे किसी को नहीं दिए हैं, तो फिर ये ऑफर दे कौन रहा था? पीआर एजेंसियां अपने दम पर क्यों और किसके लिए इतना बड़ा अभियान चलाएंगी? और अगर सब कुछ पारदर्शी था तो आरटीआई में इसका सीधा जवाब देने से परहेज क्यों किया गया? E20 के जैसा ही पैटर्न अरावली के मामले में भी दिखा था। सरकार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा बदल दी और कहा गया कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली माने जाएंगे। इस पर जब पर्यावरणविदों और आम लोगों ने सवाल उठाए तो सोशल मीडिया पर अचानक से कई लोग ये समझाने लगे कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वही लाइनें, वही तर्क, वही भाषा, मानो कि सबको एक ही जगह से नोट्स दिए गए थे। ये पैटर्न खतरनाक है, इससे असली बहस दब जाती है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के फायदे बताए जाते हैं, पहाड़ काटने को पर्यावरण का संरक्षण बताया जाता है, और सबसे बड़ी विडंबना, इस पूरे खेल में जनता के पैसे का इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद भी जनता को यह जानने का हक नहीं दिया जा रहा है कि उसका पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ है। नीति को सही साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं, लेकिन जब हिसाब मांगा जाए तो उसे काल्पनिक और व्यावसायिक गोपनीयता बता दिया जाए। आपने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर के नितिन गडकरी की एक वीडियो को भी देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि इथेनॉल की वजह से पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा।
बताया गया है कि देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, विदेशी निर्भरता घटेगी, भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन जब इन दावों को आज की जमीन पर रख करके देखा जाता है तो तस्वीर बिल्कुल अलग ही नजर आती है। पेट्रोल सस्ता तो दूर, उसकी कीमत लगभग वहीं बनी हुई है जहां पे पहले थी। इंपोर्ट का दावा भी कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है। देश में क्रूड ऑयल की खपत लगातार बढ़ रही है और ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बावजूद हम पहले से भी ज्यादा तेल जला रहे हैं। इतना ही नहीं, इथेनॉल बनाने के लिए हम खुद दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। अमेरिका से मक्का इंपोर्ट करने की खबरें सामने आई ताकि इथेनॉल उत्पादन पूरा किया जा सके। सवाल उठता है कि इसे आत्मनिर्भरता कैसे कहा जाए। अब बात आती है आम वाहन मालिक की। सोशल मीडिया पर हजारों लोग बता रहे हैं कि E20 से माइलेज कम हो गया है। पहले जितनी दूरी तय होती थी अब उसके लिए ज्यादा पेट्रोल लग रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि गाड़ियों की सर्विस और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है। यानी जेब पर दोहरी मार, पेट्रोल ज्यादा जला और खर्च भी बढ़ गया। अगर माइलेज घटा है और खपत बढ़ी है तो इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल का कुल कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी उपभोक्ता ज्यादा खरीद रहा है, ज्यादा पैसे दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस पूरी व्यवस्था से फायदा किसे हो रहा है? जवाब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। फायदा ऑयल कंपनियों को हो रहा है जिनकी बिक्री बनी हुई है या फिर बढ़ी हुई है। फायदा सरकार को हो रहा है जिसे टैक्स के रूप में लगातार पैसा मिल रहा है। लेकिन आम आदमी जिसके नाम पर ये सारी नीतियां बेची गई, उसे क्या मिला? ये आप सोच करके जरा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो आपने अंत तक देखा है तो लाइक जरूर कर दे और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।